नमस्कार। आज हम पुनः छायावादी कविताओं के मेले में से सुमित्रा नंदन पंत की कविता का अध्ययन करते हैं, जो MLSU विश्वविद्यालय के भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका नाम आते ही हमारे दिल दिमाग में एक ही बात उभर कर आती है, प्रकृति के सुकुमार कवि, जो प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन, इतना भाव विभोर वर्णन कर देने वाले कवि हैं कि जिनकी कविता के शब्द शब्द न रहकर प्रकृति के उपादान बन जाते हैं। और इसी को हमें जानने के लिए इनका जो बचपन है वह देखना होगा कि इनका जन्म अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ और इन्होंने उस प्रकृति के बहुत ही सुंदर रूप को आत्मसात बचपन से ही किया, जहां बचपन का जो खेलता कूदता सौंदर्य इनकी आँखों के अंदर समा गया। उसका इतना सुंदर रूप इनके शब्दों में व्यक्त हुआ है, जो हम इनके काव्य में हर शब्द के रूप में देख सकते हैं। इतनी सूक्ष्म और संश्लिष्ट छवि आधुनिक काल के किसी अन्य कवि के काव्य में हमें देखने को नहीं मिलती। प्राकृतिक पहाड़ी प्रदेश का सौंदर्य, मैदानी प्रदेश का कहीं इसमें अंकन नहीं है। प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग इन्हें काफ़ी दिन तक नारी सौंदर्य के प्रति उदासीन बनाए रखा, ऐसा माना जाता है। और उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अर्थात प्रकृति का सौंदर्य इनके हृदय में इतना समाया हुआ था कि इन्हें अन्य कोई सौंदर्य अच्छा ही नहीं लगता, इन पंक्तियों से हमें दिखाई देते हैं। तो यह जो है, छोड़ अभी से इस जग को, इस संसार को, जो है वो पंक्ति अंतिम उसकी कविता की हमें दिखाई देती है। तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वे भी प्रकृति के उपादानों पर ही आधारित है, जैसे ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, लोकायतन, पतझड़, एक भाव क्रांति वाणी। पर यह भी माना जाता है कि समय के अनुसार इनका स्वर भी बदलता चला गया। प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वे प्राकृतिक सौंदर्य से है, साथ ही बाद की जो रचनाएं हैं वे समाज के बदलते हुए रूप पर भी इन्होंने लिखी है, जिसके अंदर जिस प्रकार से ग्राम्य है, लोकायतन है, एक भाव क्रांति है, ये जो रचनाएं हैं ये इनकी बदलते हुए परिवेश पर स्वतंत्रता के जो पहले के जो समय था हमको व्याकुल कर देने वाला, उस पर भी आधारित बहुत सारी रचनाएं हैं। अर्थात प्रगतिवाद जो है वो भी स्वर इनकी कविताओं में बोलने लगा था। तो हम अध्ययन करें सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कविता का, देखते हैं। आइए हम ये देखें कि अनुभव और विचार दोनों ही दृष्टियों से इनकी जो काव्य यात्रा है वह 3 प्रमुख सोपान हमें दिखाई देते हैं। छायावादी यात्रा, जिसमें उच्छ्वास से गुंजन तक की कृतियाँ सम्मिलित है। इन कृतियों में प्रमुखतः प्रकृति के ताजा और संश्लिष्ट चित्र हैं। कवि क्रमशः प्रकृति के मनुष्य की ओर बढ़ता गया शुरू से ही, और गुंजन से आकर उसे मनुष्य के सुख दुख की भी चिंता सताने लगी। पल्लव से ही नारी सौंदर्य का आकर्षण भी कहीं दिखाई दिया। युगांत में वह छायावादी युग के अंत की घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं, और समाजवाद या हम कहें मार्क्सवाद जो था उससे ये प्रभावित हुए। यह सामान्य जीवन के दुख सुख और दृश्यों के विधान जो हैं वो इनके काव्य में दिखाई देने लगे। और गुंजन के बाद दुनिया इनकी बड़ी होती गई, जिसमें कवि भोक्ता के स्थान पर दृष्टा के रूप में भी हमें दिखाई
देने लगा। देखिए, मुख्य रूप से हमें पंत जी की जो अध्ययन करना है वो इनका काव्य सौंदर्य जो प्राकृतिक है वह मानवीय रूपों में भी प्रतिफलित है। देखो, इनका जब काव्य हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी कविता जब प्रकृति का वर्णन हो रहा है तो वो उपमान और जो रूपक जुटाते हैं वो मानव से जुटाते हैं, मानवीय रूपों से देते हैं, जिसमें मानवीयकरण बहुत ज़्यादा है। और जब मानवीयकरण मनुष्य का वर्णन कर रहे हैं तो प्रकृति से लेते हैं। तो ये इनके जो काव्य की मनोहर छवि है वो कवि मानस को बहुत गहराई तक अंकित करती है। हम देखते हैं कि मानवीय सौंदर्य का उद्घाटन करना चाहते हैं तो प्रतीक, अप्रस्तुत और उत्प्रेक्षा आदि प्रकृति से ले लेते हैं, है ना। और वैसे ही उल्टा जब मनुष्य का करते तो नहीं, प्रकृति का करते हैं तो मनुष्यता से ले ले, मानवता से ले लेते हैं। तो उनके काव्य की जो मूल प्रेरणा है वह प्रकृति ही रही है। उन्होंने प्रकृति के मनोहर रूपों और चित्रों का वर्णन किया है। आइए हम इस कविता के अंदर देखते हैं पावस, पर्वत प्रदेश में पावस। पूर्व में भी हमने जयशंकर प्रसाद की जो कविता पढ़ी उसके अंदर वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वर्षा ऋतु का ही वर्णन है। ऋतुओं की रानी है वर्षा। तो जो प्रकृति के अंदर ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति बोलने लगती है, मुखर हो जाती है, जो हर मन को स्पंदित करती हुई दिखाई देती है। ऐसा ही वर्णन सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता में लिखा है। देखिए, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश था, जैसा हमारा मेवाड़ है ना, आसपास पर्वत, पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, सुंदर मेखलाकार जो पर्वतमालाएं, वो सारा ही ऐसा प्रतीत होता है आंखों के अंदर। ये प्रदेश हमारी आंखों में साकार, इस कविता को पढ़कर बिल्कुल हमारा दृश्य जो क्षेत्र है मेवाड़ का अंचल वो एकदम साकार हो उठा है। तो पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश था, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, हर पल प्रकृति जो है वो परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपार पहाड़, पहाड़ियाँ जो है मालाओं की तरह से, मेखला की तरह से हमें चारों तरफ बिखरी हुई दिखाई दे रही है। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अपने हजारों हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ कर क्या देख रही है, अवलोक रहा है बार बार, बार बार यही नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो बड़ा ताल है, पहाड़ियाँ ऊपर है और उसके बीच बीच में पानी भर जाता है वर्षा ऋतु के अंदर। तो वो जो नीचे पानी भरा हुआ है उसके अंदर अपने विशाल रूप को नेत्र फाड़ कर प्रकृति देख रही है। क्या है? मानवीयकरण, मानव बना दिया। प्रकृति पर्वत के नेत्र जो है पुष्प खिले हुए वो उसके नेत्र है और वो अपने महान आकार को उस जल के अंदर जो नीचे झील के रूप में भर गया है वो वहाँ पर उनको देख रहे हैं। दूसरा रूपक अलंकार है ना, सहस्र दृग सुमन, नेत्र रूपी पुष्प रूपी नेत्र को फाड़ फाड़ कर वो देख रहा है। इस प्रकार से सुंदर वर्णन उन्होंने इस कविता के अंदर, इन पंक्तियों के अंदर किया है। जिसके चरणों में पलाताल, जिसके इन बड़े बड़े पहाड़ों के चरणों के अंदर बड़ा एक विशाल झील बन गई है। वो कैसी? दर्पण सा फैला है विशाल, जैसे कि किसी ने आईना लगा दिया हो प्रकृति को देखने के लिए। कितना सुंदर रूप है ना प्रकृति का, चित्रात्मक भाषा आंखों में साकार करती हुई वर्षा ऋतु की ये सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य की जो श्रृंखला है वो आंखों में साकार हो रही है। दर्पण सा, उपमा अलंकार, दर्पण के समान विशाल जो झील है वो फैली हुई है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, जितना ऊंचा पर्वत है उतनी ही तेज आवाज करते हुए झरने बह रहे हैं। जितना नीचा है, छोटा है तो कम आवाज है, ऊंचा है तो वो उतनी ही तेज आवाज कर रहा है, मानो उस पर्वत की गौरव गाथा, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर है तो गा रहा है। मानवीयकरण, मद में नस नस उत्तेजित कर, तेजी से शिराएं, जो नदियां बह निकली है, जो शिराएं हैं उस प्रकृति की वो और ज़्यादा तेजी से बहती हुई दिखाई दे रही है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मोती की मानो झरने गिर रहे हैं और झरनों के अंदर जो फैन है, जो झाग बन गए हैं, जल पानी ऊपर से गिरा उतना जल, और उन झरनों, उन झाग में से झांकती हुई प्रकृति है ना मोती के समान दिखाई दे रही है। इस प्रकार से
मोती की लड़ियों से सुंदर उपमा अलंकार, झड़ते हैं झाग भरे निझर, अनुप्रासिक सौंदर्य के साथ झड़ते हुए नाद सौंदर्य भी साथ में इस कविता के अंदर व्यक्त हो रहा है। बहुत ही अच्छा आनंदित कर देने वाला, मतलब एक साकार कर चित्रात्मक शैली के अंदर वर्णन किया है कवि ने इन पंक्तियों के अंदर। गिरी के उड़ से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तर। अब हम तो देखते ही हैं सामान्य पर्वतों के ऊपर कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते, लेकिन कवि की दृष्टि ने देखा कि ये तो पर्वतों की ऊंची आकांक्षा है। इतना ऊंचा तो पर्वत है, उसके ऊपर उसके मन में आकांक्षा है और ऊंचाई छू लेने की। अतः ऊंची ऊंचाई को छू लेने की आकांक्षा के रूप में ये पेड़ जो है ऊपर पर्वत और उससे भी ऊंचे ऊंचे पेड़, तो वो मानो उनके उच्चाकांक्षाओं के समान। तो रूपक अलंकार, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नभ में नीरव नभ में, ये ऊपर उठकर नीरव आकाश के अंदर बिन नीरव, जहाँ कोई प्रकार का रव नहीं, आवाज नहीं, ध्वनि नहीं, शांत, वहाँ और ऊंचाई से ऊपर झांक रहे हैं अनिमेष अटल कुछ चिंता भर। चिंता पता नहीं कितना ऊंचा है, न जाने कितनी ऊंचाई है और हम कहाँ तक छू सकेंगे। इस प्रकार से हमारे मन में कभी आए, जब किसी के व्यक्ति के मन में ऊंचाई पर चढ़ने की आ जाती है तो मैं और तो इस प्रकार की जो एक मनुष्य की जो झलक वो पर्वतों के अंदर उच्चाकांक्षाओं से मानवीयकरण का सुंदर रूप इसमें देखिए। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार वारिद के पर। अचानक हमने देखा कि उस ऊंचे पेड़ के ऊपर से एक नया भूरे रंग का, काले रंग का बादल अपने जो पंख है उनको फड़काता हुआ, यानी गर्जना करता हुआ अचानक से उड़ चला वहां से और ऊपर उड़कर चला गया। रवशेष रह गए हैं निर्झर, केवल उसकी आवाज रह गई। अब तो केवल जो झरने ऊपर से गिर रहे थे उनकी आवाज रह गई, और वो बादल जो गर्जना की उससे मानो धरती के ऊपर वो टूटकर गिर गया है। धस गए धरा के सभय शाल, उसकी इतनी तेज गर्जना हुई कि जो शाल के पेड़ है वो तो कुछ गर्जना करते हुए नीचे ही गिर गए। भय के साथ शाल के वृक्ष जो है धरा के अंदर धस गए। एक नाद सौंदर्य, धस गए धरा में सभय शाल, तो एक नाद सौंदर्य सा अनुप्रासिक सौंदर्य उठ रहा, धुआं जल गया ताल, और इतनी तेज पानी नीचे गिरा कि पानी का एक धुआं सा उठ गया, और कैसा प्रतीत हुआ जैसे तो यह ताल जल गया हो। इस प्रकार से पानी की बूंदों का धुआं सा उठता हुआ दिखाई दिया, मानो यह ताल जो नीचे था वो जल गया। यो जलधियान में विचर विचर। और दूसरा रूपक देखो, इस प्रकार से इंद्र स्वयं बादलों के यान में बैठकर सारी सृष्टि को निहारता हुआ विचरण कर रहा हुआ है, और अपना इंद्रजाल, अपनी वर्षा का जाल सारी धरती पर वो फैला रहा है ना। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, रूपक अलंकार बहुत सुंदर। और इसके साथ ही मानवीयकरण जो धस गया धरा में सभय शाल ना, और नाद सौंदर्य, अनुप्रासिक सौंदर्य, एक एक पंक्ति के अंदर देखिए कितनी सारी विशेषताएं कवि की कविता में स्वतः समाहित होती चली जा रही है। बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया है। उस सरला का वह सरला उस गिरी को कहती थी बादल घर। देखिए बादल घर जो शब्द है ये हमारे हृदय में एक चित्र सा खींचता है, क्योंकि हम इस कुंभलगढ़, एक मेवाड़ धरा के अंदर हमारे यहाँ पर है कुंभलगढ़, और उस कुंभलगढ़ में अत्यंत ऊंचाई पर एक बादल घर बनाया हुआ है, और बारिश वर्षा की ऋतु में तो बादल मानो वहाँ स्थायी डेरा जमा कर रह जाते हैं। तो मेरी दृष्टि में आप भी अगर कुंभलगढ़ देख लें तो निश्चय ही सभी की दृष्टि में वो दृश्य एकदम से आ जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जो सरला है, वह जो है सरल हृदय वाले, वो उसको क्या कहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जब बादल जम जाते हैं तो उसे बादल घर कहते हैं, जहाँ पर वो स्थायी डेरा बना लेते हैं। इस तरह मेरे चितेरे हृदय को बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्त थी। कवि कह रहा है कि मेरा जो यह नए नए चित्र देख लेने वाला, चितेरा, विभिन्न सौंदर्य को देख लेने वाला मेरा जो हृदय है वह बाहरी प्रकृति को देखकर हमेशा चमत्कृत हुआ है। प्रकृति वर्षा ऋतु के सौंदर्य को देखकर सरल शेषव की जो बचपन की ये जो यादें हैं, वो सुधी सी याद सी बालिका मेरे मनोरम चित मित्र थी। वह जो बचपन की वो प्राकृतिक सौंदर्य रूपी याद जो है, वो बालिका, याद रूपी बालिका
है ना, याद के समान बालिका जो है वो मेरी एक सबसे अच्छी मित्र है, जो मुझे हर पल मेरी साथी के रूप में याद आती है। मनोरम मित्र है प्रकृति रूपी, है ना। तो उपमा अलंकार, सुदीसी उपमा अलंकार का सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता के अंदर किया है। इस प्रकार से प्रकृति का अत्यंत सौंदर्य वर्णन इस कविता में कवि के द्वारा किया गया है, जिसमें रूपक है, उपमा है, मानवीयकरण का तो जैसे हर पंक्ति के अंदर उभर कर आ रहा है। और इसके साथ ही हमने बताया ना, जब प्रकृति का वर्णन किया है तो मानवीयकरण उन्होंने किया। हर पंक्ति के अंदर बोलती हुई हर चीज़, वृक्ष बोल रहे हैं, पुष्प नेत्र खोल कर देख रहे हैं, अपना चित्र देख रहे हैं, तो सभी चीज़ें हमें मानवीयकरण के रूप में। और नाद सुंदरी, प्रकृति की बोलती हुई आवाज़, झड़ते हुए झरने, बादलों की गर्जना, ये सभी एक सौंदर्य सा उत्पन्न कर रही है। सुंदर कविता कवि ने यह लिखी है। धन्यवाद।